6 जुलाई 2021 मंगलवार की शाम करीब 6 बजे के आसपास एक शख्स अपने घर का दरवाज़ा खोलता है। लेकिन जैसे ही वह अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो वह पाता है कि उसके घर के अंदर उसकी पत्नी फर्श के ऊपर मृत हालत में पड़ी है, जिसके सिर से काफ़ी सारा खून बाहर निकल रहा है। पूरे हॉल में खून ही खून फैला हुआ है, जिसके बाद वह अपने बेटे को भी आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। जिसके बाद जब वह अपने बेटे के कमरे में जाकर देखता है तो वह पाता है कि उसका बेटा भी उसके कमरे में इसी हालत में मृत पड़ा है, जिस हालत में उसकी पत्नी पड़ी थी। जिसके बाद जब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करती है तो पता चलता है कि इस महिला और इसके बेटे की हत्या उसी के ही मामा के लड़के ने की थी। लेकिन ऐसा क्या कर दिया था इन दोनों ने जो इसके चलते इस महिला के भतीजे को ही इनकी हत्या करनी पड़ी। चलिए जानते हैं आज की इस मज़ेदार क्राइम स्टोरी को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ क्रिमिनल कहानीकार। अगर आप इस कहानी को जानना चाहते हैं तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत नई दिल्ली से होती है, जहां नई दिल्ली के प्लाव में एक 55 वर्ष कृष्ण सुधीर अपनी पत्नी बबीता और अपने 27 वर्ष के बेटे के साथ रहता था। हालांकि उनकी एक बेटी भी थी जिनकी इन्होंने शादी करवा दी थी, जो कि अपने पति के साथ यूएसए मज़े से रहती थी। हालांकि दोस्तों, इसका 27 वर्ष का बेटा जिसका नाम गौरव था, वह हैदराबाद के एक कंप्यूटर सेंटर में जॉब किया करता था, लेकिन पिछले 1 साल से अपने माता पिता के साथ रह रहा था। और इनका घर नई दिल्ली के वायुसेना संस्था के अकाउंटेंट कृष्ण स्वरूप के राजनगर में था, जो कि एक 3 मंजिली मकान था, जिसमें से ऊपर वाले 2 मंजिल इन्होंने किराए पर दे रखी थी और ग्राउंड फ्लोर पर यानी कि नीचे वाली बिल्डिंग में यह पूरा परिवार रहता था। और दोस्तों, ये फैमिली काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फैमिली थी और दोस्तों, सभी लोग आराम से रह रहे थे। लेकिन तभी इनके साथ एक ऐसी घटना घटी जो कि लास्ट में इन दोनों माँ बेटों की हत्या का कारण बन गई। चलिए जानते हैं आखिर कैसे इन माँ बेटों की हत्या हुई। दोस्तों, जब सब कुछ बिल्कुल सही चल ही रहा था कि तभी एक दिन बबीता का भतीजा उसके घर पर आता है और वह उससे अपनी बहन की शादी के लिए पैसे उधार मांगता है। और बबीता भी अपने भतीजे को अपनी भतीजी की शादी के लिए पैसे उधार दे देती है। लेकिन काफ़ी साल बीत जाने के बाद भी उसका भतीजा उसके पैसे वापस नहीं लौटा रहा था। हालांकि बबीता ने उसे काफ़ी बार पैसे मांगे, लेकिन फिर भी वह पैसे लौटाने में आनाकानी कह रहा था। वह हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया करता था। लेकिन दोस्तों, ऐसा बार बार करने से बबीता को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और वह एक दिन उसके घर पर जाकर भी उसकी बेइज्जती कर देती है और उसे भला बुरा कहती है। लेकिन फिर भी वह बबीता के पैसे वापस नहीं लौटाता, जिसके बाद बबीता काफ़ी बार उसके साथ फ़ोन पर बात करते हुए भी उसे ताने मारती है और जल्दी पैसे लौटाने की बात करती है। लेकिन फिर भी वह पैसे नहीं लौटा रहा था। वहीं दूसरी तरफ बबीता का पति भी बबीता को काफ़ी ज़्यादा ताने मारता है कि तुम्हारा भतीजा मेरे पैसे खा गया है, जिससे कि बबीता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक तरफ तो उसका भतीजा उसके पैसे नहीं लौटा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसे अपने पति के ताने सहने पड़ रहे थे। और दोस्तों, ऐसे ही काफ़ी सालों का समय गुजर जाता है।
तो तभी एक दिन ऐसा आता है जिससे उनका अंत होने वाला था। दोस्तों, क्या महसूस हो रहा होगा बबीता के पति को जब उसकी आंखों के सामने उसने मरी हुई पत्नी को देखा और अपने मरे हुए बेटे को अपनी आंखों के सामने देखा। तो चलिए जानते हैं। 6 जून 2021। दोस्तों, जब सब कुछ सही चल ही रहा था तभी एक दिन 6 जून 2021 को अभिषेक अचानक अपनी बुआ के घर पर पहुंच जाता है और अपनी बुआ का हाल चाल जानने के लिए और वह अपनी बुआ से बातचीत करने लगता है। और उसी समय गौरव भी घर पर ही था, जो कि अपने कमरे में लैपटॉप का काम कर रहा था। और दोस्तों, जब दोनों बुआ भतीजे की बात होती है तब उसकी बुआ अभिषेक को फिर से पैसों के लिए बोलती है और फिर से अभिषेक पैसे देने में आनाकानी करने लगता है, जिससे कि उसकी बुआ उसे काफ़ी ताने मारती है, जिससे कि अभिषेक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में आकर अपने पास पड़े एक डंबल को उठाता है और अपनी बुआ के सर पर दे मारता है, जिससे कि मौके पर ही बुआ की मौत हो जाती है। हालांकि अभिषेक ने ये गुस्से में किया था, जिसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कमरे में बैठा हुआ गौरव अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तुरंत दौड़कर बाहर आता है। तो उसको पता चलता है कि अभिषेक के हाथ में एक डंबल है, जिससे उसने उसकी माँ के सर पर मारकर उसकी हत्या कर दी है। आखिर क्या बीत रही होगी गौरव पर जब उसने माँ को अपनी आंखों के सामने आखिरी दम तोड़ते हुए देखा। दोस्तों, उसके बाद गौरव अभिषेक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अभिषेक अपने पकड़े जाने के डर से गौरव के सर पर भी उसी डंबल से वार कर देता है। क्या सोचा था उस माँ बेटे ने कि उनकी हत्या उसी के भतीजे यानी गौरव के भाई के हाथों ही होगी। आखिर दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि शायद उन्होंने मौत को खुद ही बुलावा दिया था अपने भतीजे को पैसे देकर। लेकिन यहाँ पर कहानी का अंत नहीं होता है। इसके बाद जब अभिषेक को पता चला कि किसी तरह से वो पकड़ा जा सकता है, वो वहाँ से फरार हो जाता है। हालांकि वहाँ से जाने से पहले उसने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फ़ोटोज़ को चुरा ही लिया था और कैमरे को डिसेबल कर दिया था ताकि उस पर कोई शक ना कर सके। दोस्तों, जब 6 जून 2021 की शाम को कृष्ण अपने घर पर पहुंचा, तब उसे पता चलता है कि उसके घर का दरवाज़ा तो खुला हुआ है। और जैसे ही कृष्ण अपने घर के अंदर पहुंचा, तब वह देखता है कि उसके घर के अंदर हाल ही में उसकी पत्नी मृतक हालत में पड़ी है, जिसके सिर से काफ़ी सारा खून बाहर निकल रहा है। जिसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कांप जाता है और ज़ोर से अपने बेटे को आवाज़ लगाता है, गौरव, गौरव। लेकिन उसको क्या पता था कि उसका बेटा उसकी ये आवाज़ को नहीं सुन पाएगा। लेकिन क्या होगा उसके साथ जब वो ये सारी घटना को जानेगा? क्या कृष्ण यह सदमा सह पाएगा या नहीं? जैसा कि मैंने कहा था, उसके बेटे की जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह अपने बेटे के कमरे में जाकर देखता है कि उसका बेटा भी उसी प्रकार उसकी पत्नी जैसे मृतक हालत में पड़ी है, उसी स्थिति में मृतक हालत में पड़ा है। तब वह ये देखकर और ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत पुलिस को कॉल करता है। लेकिन इतने में उसके चलाने की और रोने की आवाज़ सुनकर सारे अड़ोस पड़ोस के लोग भी वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। दोस्तों, अभिषेक के फ़ोन करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूरे मामले की छानबीन करती है। हालांकि
पुलिस देखती है कि लाश के पास ही एक डंबल पड़ा है जिस पर खून लगा हुआ है, जिससे पुलिस ये बात तो समझ जाती है कि इन दोनों की हत्या इसी डंबल से की गई है। लेकिन जब पुलिस अलमारी के अंदर देखती है तब वह पाती है कि अलमारी के अंदर 15,000 रुपये और गहने भी यूं के यूं रखे हैं, जिससे पुलिस ये अंदाज़ा लगा लेती है कि इन माँ बेटों की हत्या चोरी के इरादे से नहीं की गई थी, बल्कि हत्या किसी घर के ही सदस्य ने की है। और जब पुलिस घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखती है तब वह उसकी फ़ोटो निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि अपराधी ने पहले ही सीसीटीवी कैमरे को ख़राब कर दिया था और उसकी फ़ोटो चुरा ली थी। उसके बाद पुलिस ने लोगों को पूछताछ की, लेकिन सबसे भी पुलिस को कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके बाद पुलिस इन दोनों ही लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में अपराधी की पहचान करने की कोशिश करती है। तब पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स दिखाई देता है जो कि किसी चीज़ को बबीता के घर से लेकर भाग रहा था। और पोस्टमार्टम में जो समय मौत के सामने आया वह इस समय के आसपास की ही फ़ोटो थी, इसलिए पुलिस को इस व्यक्ति पर शक हुआ, लेकिन पुलिस के लिए उस व्यक्ति को पकड़ना नामुमकिन था, क्योंकि उस व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। इसलिए अब पुलिस के लिए ये केस और भी ज़्यादा पेचीदा हो गया था, क्योंकि पुलिस का कोई भी अपराधी का सुराग नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों, जब पुलिस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो गया तब पुलिस ने इस केस को एक बार फिर दोबारा शुरू से देखने की कोशिश की और पुलिस ने इस केस को दोबारा से देखा और फिर से कृष्ण से पूछताछ की और पुलिस ने इससे पूछा कि क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी। तब वह बोलता है कि मेरी किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। तब पुलिस उससे पूछती है, क्या तुम्हें किसी पर शक है। दोस्तों, शायद अब यह सबूत पुलिस के लिए काफ़ी होगा। तब वह सोचकर बताता है कि वैसे तो मुझे किसी पर शक नहीं है, लेकिन मेरे साले के लड़के पर मुझे कुछ शक है, क्योंकि बबीता ने उसे काफ़ी समय पहले बहुत से पैसे उधार दिए थे जो कि वो पैसे नहीं लौटा रहा था, जिसके लिए बबीता ने उसकी काफ़ी बार बेइज्जती भी की थी, जिससे उसने गुस्से में आकर बबीता को भी बुरा भला कहा था। इसलिए दोस्तों, कृष्ण की ये बात सुनकर पुलिस को अभिषेक पर पूरा शक होता है और पुलिस अभिषेक को ढूंढने में लग जाती है और अगली ही सुबह पुलिस अभिषेक के घर पहुंचती है। तब पुलिस को पता चलता है कि अभिषेक 6 जून से लापता है, जिसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और पुलिस आसपास के पुलिस थानों में भी अभिषेक के लिए पूछताछ करती है और उसकी फ़ोटो सेंड कर दी जाती है। दोस्तों, इस सब सबूत और फोटो के अनुसार पुलिस को काफ़ी जल्दी ही अभिषेक मिल जाता है और एक गुप्त सूचना के तहत ऑटो से अभिषेक को गिरफ्तार किया जाता है, जिसके बाद जब पुलिस ने अपने हिसाब से अभिषेक से पूछताछ की तब उसने अपना जुल्म कबूल किया और उसने बताया कि कैसे उसने पैसे ना लौटाने पर अपनी बुआ और अपने भाई की बेरहमी से डंबल मारकर हत्या कर दी और उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे और वह मुझे बार बार पैसे मांगकर मेरी बेइज्जती कर रही थी। दोस्तों, क्या आपको अभिषेक की इस बात जानकर क्या पता चला? दोस्तों, जो मुझे पता चला है मैं आपको बताती हूँ। Guys, the main lesson we learn from such a tragic event is the destructive power of greed and the absolute importance of valuing human life over material wealth. It emphasizes that money should never be a motive for violence or murder.
सो इससे हमें पता चलता है कभी भी पैसे किसी की हत्या का कारण नहीं बनने चाहिए, जो कि अभिषेक ने किया। एक भतीजा होने के नाते भी इसने अपनी बुआ और अपने भाई के साथ ये किया। दोस्तों, इसलिए जब इससे पूछताछ की गई तो इसने पूरी बात बताई कि उसने गुस्से में आकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और मुझे उसकी हत्या करते हुए गौरव ने देख लिया था, इसलिए वह मेरी पोल न खोल दे, मैंने डरते हुए बेरहमी से उसकी भी हत्या कर दी। और दोस्तों, इसी वजह से आज अभिषेक जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सज़ा काट रहा है। वैसे तो ये सोचने वाली बात है कि डर के कारण इंसान क्या क्या कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी से जब पुलिस ने इतनी ज़्यादा छानबीन की इस केस के ऊपर सर्च की, से हमें पता चलता है कि आखिर पुलिस भी इस मामले में काफ़ी हद तक अच्छा काम कर रही है, जो उन्होंने इस केस के तह तक पहुंच के अभिषेक को पकड़ा। और चाहे अब अभिषेक की बुआ और उसका भाई इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते, लेकिन इस केस को सुलझाने के बाद आखिर गौरव के पिता कृष्ण को कुछ तो ठंडक मिली होगी जब उसने अभिषेक को पकड़वा दिया। वैसे दोस्तों, आपका इस पूरी कहानी के बारे में क्या बोलना है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं दूसरी मज़ेदार स्टोरी के साथ।